नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज कहानी हीर का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली सुबह चंपा नौकरानी भी घर में प्रवेश करते हुए आरती को हैरानी भरी नज़रों से देखकर कहती है, ये क्या आरती दीदी, एक बच्चा पेट में, एक गोद में। उस समय आरती बच्ची को कटोरी में से चम्मच से दूध पिला रही थी। आरती भी मन में कुछ बुड़बुड़ाई, लो आ गई मीडिया। अब पूरी सोसाइटी को पता चल जाएगा कि एडवोकेट हरीश ने अनाथ बच्ची को गोद लिया है। इतने में पूजा घर से बाहर आती माँ और कांता मौसी ने भी चंपा को एक लंबी लिस्ट देते हुए कहा, लो चंपा, घर का काम बाद में करना, पहले जो लिस्ट में आरती ने सामान और कपड़े लिखे हैं, बाजार से पहले ये सारा सामान लेकर आओ। चंपा भी प्रश्न सूचक नज़रों से सबको कुछ देर निहारने लगी। तो शांता मौसी ने कहा, क्या सोच रही है चंपा, गाड़ी कर और जल्दी बाजार जा और सामान खरीदकर जल्दी वापस घर आना। चंपा सामान लाने बाजार चली जाती है। इतने में हरीश घर में प्रवेश करता है। वह आरती को ड्राइंग रूम में बुलाता है क्योंकि वह हीर को अंदर कमरे में सुला रही थी। तभी शांता मौसी उठकर बच्ची को संभालती है। आरती ड्राइंग रूम में आते ही हरीश से पूछती है, अरे आपने मुझे बताया भी नहीं कि आज आपको जल्दी ऑफिस जाना है। आप सुबह चाय तक पीकर नहीं गए। हरीश ने कहा, आरती कोई ज़्यादा ज़रूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। और हरीश आरती को कुछ ज़रूरी कागज़ों पर साइन करने के लिए कहता है। आरती कहती है, ये कैसे कागजात हैं और मेरे हस्ताक्षर ही क्यों चाहिए। तभी हरीश कहता है, आरती तुम इस अवस्था में नहीं हो कि तहसील कोर्ट तक तुम जा सको, इसलिए बच्ची को गोद लेने के सभी कागजात मैंने तैयार कर लिए हैं, तुम इन पर हस्ताक्षर कर दो। आरती कहती है, और तुम नहीं करोगे अपने साइन। हरीश ने कहा, क्यों नहीं, बल्कि हम दोनों ही साथ में साइन करते हैं। पास बैठी माँ भी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर माँ ने कहा, बेटा हरीश, बहू आरती, आज से तुम इस अनाथ बच्ची के माता पिता हुए। इस बच्ची को अपने होने वाले बच्चे की तरह ही प्यार देना, इसकी अच्छी परवरिश करना। यह सब सुनकर हरीश अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, यह कागजात मुझे ऑफिस में जमा करवाने होंगे। ऐसा कहकर हरीश घर से चला जाता है। इतने में चंपा सारा सामान लेकर घर वापस आ जाती है। उसे पता था कि घर की सारी न्यूज़ उसे किससे मिलने वाली होती है। वह घर के सारे काम निपटा कर शांता मौसी के पास तेल की शीशी लेकर उसके कमरे में पहुंचती है और कहती है, मौसी, आज आप मुझे थकी थकी सी लग रही हो। ऐसा लग रहा है आप रात को ठीक से सो नहीं पाई। और पलंग पर बैठते हुए चंपा बोली, आओ मौसी, मैं तुम्हारे सिर में तेल से मालिश कर दूं। बस इतना कहने की ही देर थी। शांता मौसी ने मालिश करवाते करवाते कल हरीश के बच्ची घर लाने, गोद लेने तक की सारी बातें चंपा को कह सुनाई। चंपा भी अब सोच रही थी कि कब उसकी सहेलियां रामकली, फातिमा और चेतना के जरिए सोसाइटी में इस न्यूज़ को पहुंचाए। इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं। आरती नन्ही हीर का काफ़ी ख्याल रखती है। 1 महीने बाद आरती एक सुंदर से बालक को जन्म देती है, जिसका नाम वीर यानी कि वीरेंद्र रखते हैं। दिन हंसी खुशी बीत रहे होते हैं। दोनों दादी अम्माओं के लिए भी अब काफ़ी काम बढ़ जाता है। सारा घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता है। घर में खुशी का माहौल होता है। वीर के साथ साथ आरती हीर का भी उसी तरह लालन पालन कर रही थी।
मानो हीर भी उसकी अपनी ही संतान हो। दिन बीतते गए। अब दोनों बच्चे 5 साल के हुए तो उन दोनों की एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दी गई। इसी दौरान आरती ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। आरती पूरी तरह अपने बच्चों की परवरिश में ध्यान देती थी। उधर मेहनत और लगन से हरीश भी अब काफ़ी नामी वकील बन चुका था। हीर और वीरेंद्र भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। जैसे जैसे वह बड़े हो रहे थे तो उनमें अपने पापा की तरह वकील बनने की इच्छा जागृत होती नज़र आ रही थी। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम मीरा था, वह काफ़ी शरारती थी। वह घर में किसी की बात नहीं मानती थी। वह तो बस जहाज में उड़ने के ही सपने देखा करती थी। लेकिन तीनों भाई बहनों में काफ़ी स्नेह था। एक दूसरे पर वह सब मरते थे। अपनी छोटी बेटी मीरा की इच्छानुसार हरीश ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया। दिन महीने वर्ष बीतते देर नहीं लगती। अब हीर और वीर दोनों वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन हरीश ने साफ साफ दोनों बच्चों से कहा था कि काम के मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। अपना केस तुम दोनों अपनी समझ विवेक से ही कठिन परिश्रम करके ही सॉल्व करोगे। इस तरह हीर अपने भाई वीर के साथ एक कन्या वकील रणवीर के पास प्रैक्टिस के लिए जाने लगी। कई बार हीर जब अकेली होती तो वह अपने मन से कई सवाल करती। मेरे माता पिता कैसे थे? काश वह ना मरे होते। काश मेरा भाई होता तो वह भी मेरे जैसा होता, या मैं उसके जैसी। अगर पापा मुझे गोद ना लेते तो आज मैं कहाँ होती? मेरा वर्तमान क्या होता? मेरा भविष्य क्या होता? मुझ अनाथ पर इन्होंने कितना उपकार किया है। मैं इनका कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकती। बस यही सब बातें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। एक दिन किसी अहम मुकदमे की सुनवाई के लिए वीर को एडवोकेट रणवीर के साथ हाई कोर्ट इलाहाबाद जाना पड़ा। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आते समय वह एक अन्य वकील से टकरा जाता है। वीर और अनजान युवा वकील के हाथों में जो फाइल होती है वह नीचे फर्श पर गिर जाती है। जल्दी जल्दी में दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और अपनी फाइल उठाते हैं और अपने अपने रास्ते निकलते हैं। लगभग रात के 8:30 बजे वीर अपने घर पहुंचता है। उसने घर आकर हल्का रात्रि भोजन किया। उसके बाद वह फाइल लेकर अपने स्टडी रूम में चला गया। क्योंकि केस काफ़ी पेचीदा था, इसलिए केस के हर पहलू पर डीप स्टडी की आवश्यकता थी ताकि केस जीता जा सके। स्टडी रूम में जाकर वीर जैसे ही फाइल खोलता है तो उसमें सभी पेपर्स कुछ और ही कह रहे होते हैं। वह नाम देखता है तो फाइल उसकी नहीं थी। वीर काफ़ी परेशान हो जाता है। वह अभी सोच ही रहा था कि फाइल कहाँ बदल गई होगी। उसके मोबाइल पर कॉल आती है। हेलो वीरेंद्र, आई एम हरप्रीत सिंह। तुम मुझे नहीं पहचानते और मैं तुम्हें नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में हुई हमारी टक्कर शायद हमें दोस्त बनाकर ही छोड़ेगी। अच्छा हुआ तुम्हारी फाइल में तुम्हारे नाम के साथ एड्रेस, मोबाइल नंबर भी लिखा है दोस्त। तो मैं तुम्हें ये फ़ाइल तो अर्जेंट चाहिए होगी। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें ये फ़ाइल देने तुम्हारे घर आ जाता हूँ। वीर सोचता है बंदा काफ़ी पकाऊ है। एक ही सांस में इतनी बातें कह डाली। मुझे थैंक्स कहने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन ठीक है, अब वह आ ही रहा है तो थैंक्स कह दूंगा। फिर वीर सोचता है रात्रि के 9:45 हो चुके हैं तो उसे आने में लगभग 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक जो पिछली फाइल है उसके आधार पर सबूतों को रीस्टडी करता हूँ।
वह हीर को सारी बात बताता है और कहता है ख्याल रखना, ऐसा न हो कि बंदा डोरबेल ही बजाता रह जाए और हम दोनों को नींद आ जाए। फिर वीर स्टडी रूम में रीस्टडी करने लगता है। काम करते करते उसे कब नींद आ गई, वह टेबल पर सिर रखकर ही सो जाता है। लगभग रात के 12:30 बजे डोरबेल बजी। हीर ने देखा वीर भैया दरवाज़ा खोलने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बार फिर डोरबेल बजी। तब हीर अपने कमरे से बाहर आई तो देखा वीर सो रहा है और वह मन ही मन में बुड़बुड़ाई, देखा इन्हें चिंता है कुछ, अपनी एक तो फाइल गुम कर दी, कोई फाइल देने आया है तो साहब गहरी नींद में सोए हैं। वह बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही हीर दरवाज़ा खोलती है, हरप्रीत यकायक हीर को देखता ही रह जाता है। वह मन में सोचता है, हाय रब्बा, क्या आज सचमुच चांद ज़मीन पर उतर आया है। वह कहती है, आप वीरेंद्र की फाइल लेकर आए हो ना। हरप्रीत की आवाज़ लड़खड़ा जाती है। हाँ 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 जी। हीर मुस्कुरा कर कहती है, अंदर आइए। तभी वीर भी जाग जाता है और उनकी तरफ ही आता है और वीर और हरप्रीत बातें करने लगते हैं। इसी बीच हीर चाय पानी खाने का इंतज़ाम करने में लग जाती है। वीर फिर हरप्रीत से हीर का परिचय करवाता है। हरप्रीत सोचता है, वाह रब्बा तेरी मौज, अब हूरें जन्नत छोड़कर ज़मीनी दुनिया के मुकदमे लड़ेंगी। हरप्रीत एडवोकेट हरीश की काबिलियत के भी चर्चे वीर को बताता है कि नाम तो काफ़ी सुना है, पर मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं अनजाने में ही सही उनके घर भी पहुंच गया। वीर कहता है, आज मम्मी पापा और दादियाँ सब किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हैं, नहीं तो उनसे भी मुलाकात हो जाती। इस तरह वीर और हरप्रीत में बातों बातों में काफ़ी जान पहचान हो जाती है। रात भी काफ़ी हो चली थी। हरप्रीत ने कहा कि वह अब घर वापस जाना चाहेगा, तो वीर ने उससे रिक्वेस्ट की कि सुबह चले जाना, अभी आराम करो। तो हरप्रीत मान गया। फिर उसे गेस्ट रूम में ले गया। बिस्तर पर लेटते ही हरप्रीत हीर के सपनों में खो जाता है। उधर हीर और वीर अपनी फाइल लेकर केस को रीस्टडी करने में लग गए। वह सुबह 5 बजे तक केस की एक एक नब्ज टटोलते रहे। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जो केस को मजबूत बना सकता था। दोस्तों, हरप्रीत और वीरेंद्र एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे या ये दोस्ती किसी रिश्तेदारी में बदल जाएगी, यह जानने के लिए इंतज़ार करें कहानी के भाग 3 का। तब तक के लिए नमस्कार।